हाईवे पर मैंने क्रूज कंट्रोल ऑन किया हुआ था, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ कि ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, ब्रेक पैडल दबाने की, गाड़ी की स्पीड लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटा पर रुकी हुई थी। आगे राइट साइड में एक बड़ा ट्रक था और लेफ्ट साइड में एक व्हाइट कलर की कार ओवरटेकिंग लेन में बहुत स्लो स्पीड पर ट्रक के ठीक बराबर चल रही थी। मेरी वाइफ बैक सीट पर बैठकर बच्चे को स्नैक्स खिला रही थी। उसने देखा कि हम आगे वाली कार से टकराने वाले हैं, तो उसने मुझसे पूछा कि मैं स्पीड कम क्यों नहीं कर रहा हूं, और फिर उसने मेरी तरफ देखा। मैंने रियर व्यू मिरर के जरिए उसकी आंखों में देखा और बहुत भारी मन से कहा कि अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लो और हैंडल को मजबूती से पकड़ लो। मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और उसी वक्त मैं पागलों की तरह हॉर्न बजाने लगा। मेरी वाइफ समझ गई कि कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आगे वाली कार अभी भी बहुत स्लो चल रही थी। उसकी स्पीड शायद सिर्फ 70 के आसपास होगी। मुझे ओवरटेकिंग लेन में इस तरह स्लो चलने वाले लोगों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने हॉर्न से अपना हाथ नहीं हटाया। आखिरकार उस व्हाइट कार ने अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाई, लेकिन इससे पहले कि मैं चैन की सांस लेता, एक बहुत ही डरावनी चीज हुई। उस व्हाइट कार की ब्रेक लाइट्स अचानक जल उठी। उसके आगे कोई भी रुकावट या ट्रैफिक नहीं था, लेकिन उसने मेरा लगातार हॉर्न बजाना सुन लिया था और मुझे डराने के लिए जानबूझकर पैनिक ब्रेक लगा दिए। प्रॉब्लम यह थी कि मैं अपनी गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। एक जोरदार आवाज के साथ मेरी कार सीधे उसकी कार के बैक साइड से टकरा गई। मेरी कार की पूरी बॉडी बुरी तरह हिल गई। मेरी वाइफ ने हैंडल को कसकर पकड़ा और मैंने भी स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। अगर मैं उस वक्त लेन चेंज करता तो हम साइड में चल रहे बड़े ट्रक के नीचे आ जाते। अच्छी बात यह थी कि वह व्हाइट कार वाला सिर्फ मुझे डराना चाहता था, इसलिए ब्रेक दबाने के तुरंत बाद उसने फिर से एक्सीलेटर दबा दिया। जब मैंने उसे हिट किया तो वह खुद भी घबरा गया और उसने घबराहट में एक्सीलेटर को और ज्यादा दबा दिया, जिससे आगे थोड़ा गैप बन गया। इस तरह हमने उस बड़े ट्रक को ओवरटेक कर लिया। तभी उस व्हाइट कार की विंडो नीचे हुई और ड्राइवर ने मेरी तरफ हाथ हिलाते हुए कुछ गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसने अपनी कार को साइड वाली लेन में लेना शुरू किया और मुझे रुकने का इशारा किया। मेरी वाइफ भी विंडो नीचे करके उसे चिल्लाकर बताना चाहती थी कि हमारे ब्रेक फेल हो गए हैं, लेकिन हाईवे पर हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं सकती थी। मैं बस गाड़ी चलाता रहा। वह व्हाइट कार तुरंत हमारे पीछे लग गई। वह इंसान बिल्कुल पागल हो चुका था। गलती उसकी थी कि वह स्लो गाड़ी चला रहा था और उसने मुझे डराने के लिए ब्रेक लगाए, लेकिन अब वह ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। उसने मेरी तरफ मिडिल फिंगर दिखाई। उसने एक्सीलेटर पर पैर दबाया और एक बार फिर मेरी कार के आगे आ गया। वह लड़का हाईवे पर कार से रास्ता रोककर गाड़ी रुकवाने का खतरनाक गेम खेलने की कोशिश कर रहा था। रोड पर ऐसे अनएजुकेटेड और बदतमीज ड्राइवर्स का मतलब होता है किसी भी बेगुनाह फैमिली के लिए मौत का सामान। जैसे ही उसकी कार का फ्रंट हिस्सा मेरे आगे आया, मेरी कार फिर उससे टकरा गई। एक और बहुत जोरदार आवाज हुई और उसकी कार का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया। मेरी कार आगे की तरफ भागी और इस जोरदार टक्कर के कारण मेरी कार का बैलेंस बिगड़ने लगा। मैंने तुरंत असिस्टेंस सिस्टम ऑन किया और स्टीयरिंग व्हील को पूरी ताकत से पकड़ा। स्पीड जितनी ज्यादा हो, आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हल्की सी भी चूक और स्टीयरिंग का थोड़ा सा भी हिलना हमारी जान ले सकता था। मेरी वाइफ बैक सीट पर डर के मारे रो रही थी। हम ऐसे इंसान से क्यों टकरा गए? मेरे दिल में आ रहा था कि मैं उस ड्राइवर को जान से मार दूं। मेरी वाइफ और मेरा बच्चा दोनों कार में थे और हम मौत के मुंह में थे, लेकिन वह इंसान कभी नहीं सोचेगा कि गलती उसकी थी। वह बस यही सोच रहा था कि हम जानबूझकर उसकी कार को हिट करके भाग रहे हैं। उम्मीद के मुताबिक वह व्हाइट कार फिर से हमारे करीब आ गई। उसकी कार का फ्रंट हिस्सा डैमेज हो चुका था, लेकिन वह हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं था। मेरी कार की स्पीड 100 पर फिक्स थी। उसने पूरा एक्सीलेटर दबाया और हमसे आगे निकल गया। सिचुएशन बहुत खराब लग रही थी और मुझे कुछ अनहोनी का एहसास हुआ। अचानक उसकी कार की विंडो खुली और उसने अंदर से नूडल्स का एक खाली बॉक्स बाहर फेंका, जो उसने अभी अभी खाया था। वह सीधे मेरी कार के विंडशील्ड पर आकर लगा। नूडल्स का सूप और ओनेल मेरी विंडशील्ड पर फैल गया, जिससे मुझे सामने का दिखना पूरी तरह बंद हो गया। मैंने तुरंत वाइपर ऑन किया, लेकिन विंडशील्ड पर तेल की एक मोटी लेयर जम चुकी थी। उस पल हमारी जिंदगी और मौत भगवान के भरोसे थी। हमें सामने का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वाइपर चलाने से वह ऑयल और ज्यादा फैल रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ नूडल्स के टुकड़ों को साफ किया और बाकी के हिस्से को हवा से सूखने के लिए छोड़ दिया, ताकि मुझे थोड़ा बहुत सामने का रास्ता दिख सके। मेरी वाइफ पीछे बैठी डर से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके अपना फोन निकाला और ट्रैफिक पुलिस को कॉल किया। उसने रोते हुए कहा कि मैं और मेरे हस्बैंड हाईवे पर हैं, कोई हमारे ऊपर चीजें फेंक रहा है, प्लीज पुलिस हमारी जान बचाइए। मेरी वाइफ ने आंसू पोंछते हुए फोन को कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया और रोते हुए कहा कि पुलिस वाले लोकेशन पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद मैंने कहा कि हम अभी अभी हुआंग जियाडुन हाईवे एग्जिट से गुजरे हैं और सिटी के साउथ की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने पूछा कि आपकी कार का कलर और नंबर क्या है। मैंने बताया कि कार का कलर एप्रिकॉट ग्रे है और नंबर यह है।
पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम तुरंत आगे के सभी हाईवे एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक कर रहे हैं और पुलिस कार आपकी मदद के लिए भेज रहे हैं। क्या आपने उस परेशान करने वाली कार का नंबर देखा? हम उससे तुरंत कांटेक्ट करके उसे दूर हटने को कहेंगे। मैंने कहा कि मुझे उस कार का नंबर याद नहीं है और इस वक्त वह मुझे दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वह हमारे पैरेलल नहीं चल रहा है। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम तुरंत सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं। मैंने बहुत घबराहट में अपना थूक निगलते हुए वह सवाल पूछा जो मेरे लिए सबसे जरूरी था कि सबसे नजदीकी इमरजेंसी रेस्क्यू लेन यहाँ से कितनी दूर है। दूसरी तरफ से कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और फिर आवाज आई कि 80 किलोमीटर। उस पल मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया क्योंकि 80 किलोमीटर का मतलब था लगभग 2 शहरों को पार करना। वह व्हाइट कार अभी भी हमारे साथ साथ चल रही थी। वह ड्राइवर लगातार मुझे गालियां दे रहा था। मुझे शब्द तो साफ सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं समझ सकता था कि वह बहुत गंदी गालियां दे रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि आगे इमरजेंसी लेन दिखना शुरू हो गई थी। अगर इस समय मैं अपनी कार को इमरजेंसी लेन में ले जाता तो हमारी जान बचने के चांस बहुत बढ़ जाते। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम वह व्हाइट कार थी। वह जानबूझकर उसी स्पीड पर मेरे राइट साइड में चल रहा था, जिससे मेरे लिए इमरजेंसी लेन में जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। मेरी वाइफ ने पीछे बैठे हुए अपने आंसू पोंछे और अचानक अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा कि क्या आपने कार का असिस्टेंस सिस्टम ऑन किया है? आप जल्दी से बाहर निकलिए और मुझसे सीट एक्सचेंज कर लीजिए। मैंने रियर व्यू मिरर में अपनी वाइफ का चेहरा देखा। वह रोते हुए कह रही थी कि बैक सीट पर बचने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए कार मुझे चलाने दीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा और बस स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। वह मुझसे सीट बदलने के लिए लगातार मिन्नतें कर रही थी और कह रही थी कि अगर आपको कुछ हो गया तो मैं और बच्चा कैसे जिएंगे? मैं अकेले पैसे भी नहीं कमा सकती। आपका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। मैंने पीछे मुड़कर अपनी बेटी को देखा जो अभी ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी और इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। वह हाथ में एक छोटा बिस्कुट लिए खुशी से हाथ हिला रही थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए अपनी बेटी से कहा कि मेरी प्यारी बच्ची, एक बार पापा बोलो। उसने आज तक कभी मुझे पापा नहीं कहा था। अगर आज मुझे यहाँ मरना ही है तो कम से कम मैं एक बार उसके मुंह से पापा शब्द सुनना चाहता था। वह बच्ची मुझे देखकर मुस्कुराई और हाथ का बिस्कुट हिलाते हुए मुझे पापा बोलने की जगह कुछ और ही बोलने लगी। मेरी वाइफ ने मेरा शर्ट खींचते हुए कहा कि आप सीट चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा कि बच्चे का बहाना मत बनाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं पूरी लाइफ कभी भूत प्रेत या भगवान पर यकीन नहीं करता था, लेकिन अगर दोबारा मिलना मुमकिन हो तो मैं अगले जन्म की दुआ करूंगा। मेरी वाइफ हैरान होकर मुझे देखने लगी, लेकिन तभी मेरा दिल दहल गया क्योंकि वह व्हाइट कार राइट साइड की लेन से फिर आगे निकल आई। मुझे नहीं पता था कि वह अब क्या करने वाला है। उसकी हरकतों को देखकर साफ लग रहा था कि उसे किसी की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसकी कार की विंडो एक बार फिर खुली और उसने बाहर कुछ फेंका। इससे पहले कि मैं देख पाता कि वह क्या चीज है, मेरी कार का सामने का विंडशील्ड पूरी तरह टूट गया। मेरी वाइफ ने बहुत जोर से चीख मारी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक स्क्रू ड्राइवर विंडशील्ड को तोड़ता हुआ अंदर आ गया था। उसने ना सिर्फ ग्लास को तोड़ा, बल्कि 100 की स्पीड के भयानक प्रेशर के कारण वह स्क्रू ड्राइवर फ्रंट सीट को पार करता हुआ सीधे पीछे बैठी मेरी वाइफ के कंधे में जा घुसा। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मेरी वाइफ उस स्क्रू ड्राइवर के कारण सीट से चिपकी हुई थी। उसने अपना कंधा पकड़ा हुआ था और वहां से बहुत तेजी से खून बह रहा था। उस पल के लिए मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। मेरे दिमाग में बार बार बस एक ही थॉट आ रहा था। जब मैंने पीछे बच्ची की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि ग्लास का एक टुकड़ा उसकी छोटी सी मासूम फेस पर जा लगा है, जिससे उसका पूरा चेहरा खून से सन गया था। मेरी वाइफ दर्द के मारे तड़प रही थी और उसका फेस बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। लेकिन जब उसने अपनी बेटी को घायल देखा तो उसने हिम्मत जुटाई और कंधे में फंसे उस स्क्रू ड्राइवर को पूरी ताकत से बाहर खींच दिया। वह तुरंत अपनी बेटी के पास पहुंची और रोते हुए बहुत कमज़ोर आवाज़ में मुझसे बोली कि हमारे बच्चे का चेहरा कट गया है। ग्लास का टुकड़ा उसकी स्किन के अंदर चला गया है और मेरी उसे छूने की हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने यह सब रियर व्यू मिरर में देखा। मेरा दिल पूरी तरह टूट चुका था। अभी कुछ देर पहले ही मेरी वाइफ बैक सीट पर बैठकर मेरे लिए अंगूर छील रही थी और मेरी बेटी हाथ में बिस्कुट लिए खुशी से हाथ हिला रही थी। लेकिन अब एक के कंधे पर गहरा घाव था और दूसरी का चेहरा खून से सना हुआ था। मैंने खुद से कहा कि अगर मैं आज जिंदा बच गया तो मैं उस व्हाइट कार के ड्राइवर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राइट साइड का विंडशील्ड पूरी तरह टूट चुका था। हमारी कार की हाई स्पीड की वजह से ग्लास के छोटे छोटे टुकड़े बार बार उड़कर अंदर आ रहे थे। मैं कार चला रहा था, लेकिन मेरे अंदर डर और नफरत दोनों उफान मार रहे थे। अगर वह स्क्रू ड्राइवर थोड़ा सा भी इधर उधर होता तो वह सीधे मेरी वाइफ के सिर या उसके दिल पर लगता। अगर कार में मैं अकेला होता तो मैं अपनी कार से उसे टक्कर मारकर वहीं खत्म कर देता। लेकिन इस वक्त मुझे शांत रहना था। मेरा दिल चाहे जितना भी रो रहा हो,
मुझे अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना ही था। ठीक उसी वक्त आगे चल रही उस व्हाइट कार के ड्राइवर ने एक बार फिर मुझे मिडिल फिंगर दिखाई। अचानक उस पल मेरे दिमाग में एक बहुत ही खतरनाक लेकिन काम करने वाला आइडिया आया। उस व्हाइट कार वाले को हमेशा मेरी कार के आगे आकर चीजें फेंकने की आदत थी, तो क्यों ना मैं अपनी कार को बिल्कुल उसकी कार के पीछे लगा दूं, ताकि वह मेरे लिए आगे का रास्ता साफ करता चले। अगर आगे कोई भी रुकावट या ट्रैफिक आएगा तो वह खुद बचने के लिए अपनी कार को पहले मोड़ेगा, जिससे मुझे भी रास्ता मिल जाएगा। अगर उसने दोबारा पैनिक ब्रेक लगाने की कोशिश की तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी कार उसकी कार के बैक साइड से टकराएगी। मैं उसकी कार की बॉडी को एक ब्रेक की तरह इस्तेमाल करूंगा और अपनी कार को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करूंगा। दूसरे शब्दों में, अगर वह हाईवे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसके पीछे पीछे जाऊंगा। जैसे ही वह अपनी स्पीड कम करेगा, मैं उसकी कार को पीछे से इतनी जोर से हिट करूंगा कि वह सीधे खाई में गिर जाए और मेरी फैमिली सेफ हो जाए। अब यही एक अकेला तरीका बचा था जिससे मेरी फैमिली जिंदा बच सकती थी। ये सब सोचते हुए पहले तो मैं सभी बेकसूर लोगों से दूर रहना चाहता था, लेकिन उस ड्राइवर ने मुझे और मेरी फैमिली को इस नरक में धकेल दिया था। अगर सिचुएशन ऐसी ही थी तो मैं उसे भी अपने साथ इस नरक में खींचने के लिए तैयार था, ताकि वह हमारे लिए एक ढाल बन सके। ये सोचते ही मैंने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को घुमाया। मैंने अपनी कार को बिल्कुल उस व्हाइट कार के पीछे लगा दिया। उस ड्राइवर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। उसने डरकर तुरंत अपनी कार को लेफ्ट लेन में चेंज किया। मैंने भी अपनी कार तुरंत लेफ्ट में ले ली। उसने राइट टर्न लिया तो मैंने भी अपनी कार को राइट में मोड़ दिया। वह व्हाइट कार वाला जो अब तक इस गेम में आगे था और हमें कंट्रोल कर रहा था, अब अचानक खुद जाल में फंस गया था और बहुत बेबस हो गया था। मेरी वाइफ भी अब मेरा आइडिया समझ चुकी थी। उसने अपने घाव को पकड़ते हुए बहुत ही कमजोर आवाज में कुछ कहा। मैंने अपना सिर हिलाया और अपना पूरा ध्यान उस व्हाइट कार का पीछा करने में लगा दिया। वह ड्राइवर अब थोड़ा सीधा हो गया था और शांति से आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी अचानक एक और बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। वह व्हाइट कार अचानक बहुत तेजी से लेफ्ट लेन में मुड़ गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह खुद भी लगभग डिवाइडर से टकराने ही वाला था। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपनी सूझबूझ से उस व्हाइट कार को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया हुआ था। आगे रोड पर एक बहुत बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ था जो शायद किसी ट्रक से गिर गया होगा। वह व्हाइट कार वाला अभी भी मुझे मारना चाहता था, ताकि एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाए जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएं और इंसान की जान चली जाए। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, लेकिन मैं उसके पीछे लगा रहा। यह तरीका बहुत खतरनाक था, लेकिन अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का यही इकलौता रास्ता था। जब उसने देखा कि मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, तो उस व्हाइट कार ने धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करना शुरू कर दिया। चूंकि मेरे ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरी कार सीधे उसके बैक साइड से टकरा गई। मैं फिर से उसकी कार के पीछे जा घुसा। उसी पल मैंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और आखिरकार उस कमीने ने भी ब्रेक दबा दिए। मैंने चैन की सांस ली, क्योंकि मेरी कार की स्पीड अब साफ तौर पर कम हो रही थी। स्पीड 100 से घटकर धीरे धीरे 90 और फिर 80 पर आ गई। अगर ऐसा ही चलता रहता तो मैं उस व्हाइट कार के ब्रेक और इस टक्कर का फायदा उठाकर अपनी स्पीड को और कम कर सकता था। मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि जब स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी तो मैं अपनी कार को सीधे डिवाइडर की तरफ मोड़ दूंगा। कम स्पीड में जब कार वहाँ लगे पेड़ों से टकराएगी तो वे पेड़ मेरी गाड़ी को रोकने में मदद करेंगे। लेकिन अगले ही पल उस व्हाइट कार वाले ने फिर गेम खेल दिया। जैसे ही मैंने डिवाइडर की तरफ स्टीयरिंग मोड़ा, उसने अचानक एक्सीलेटर दबाकर लेन चेंज कर ली, जिससे मेरी कार की स्पीड भी तुरंत बढ़ गई। मैं जोर से चिल्लाया और मेरी कार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। आमतौर पर एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर्स एक्सीडेंट के वक्त पैसेंजर सीट वाले हिस्से को टक्कर की तरफ रखते हैं ताकि ड्राइवर सेफ रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी फैमिली कार में थी। मुझे खुद अपने शरीर पर उस टक्कर को झेलना था। कार का बोनेट डिवाइडर से टकराकर उड़ गया। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को लेफ्ट मोड़ा ताकि कार की बॉडी डिवाइडर से रगड़ खाती हुई चले और उसकी स्पीड कम हो सके। इसके बावजूद जब हम पेड़ से टकराए तो कार की स्पीड लगभग 50 के आसपास थी। एक बहुत जोरदार धमाका हुआ और मैंने खुद को पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की, लेकिन टक्कर के जबरदस्त इम्पैक्ट और इनर्शिया के कारण मेरा शरीर आगे की तरफ फेंका गया और स्टीयरिंग मेरे चेस्ट पर बहुत जोर से लगा, जिससे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ पलों के लिए तो मेरी सांस ही रुक गई थी। मैंने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन चेस्ट के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ फंस गया है, जिससे दम घुट रहा था। चक्कर आ रहे थे और आंखों के सामने धुंधलापन था। मैंने बहुत मुश्किल से अपना सिर पीछे घुमाया। मेरी बेटी का वह छोटा सा मासूम चेहरा खून से सना हुआ था और वह रो रही थी। सीट बेल्ट बंधी हुई थी, लेकिन वह टक्कर इतनी भयानक थी कि मेरी कार पूरी तरह डैमेज हो चुकी थी और मैं अंदर फंस गया था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह व्हाइट कार भी आगे जाकर रुक गई थी।
उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और रेलिंग पार करके हमारी तरफ आने लगा। वह हमें बचाने के लिए तुरंत आगे नहीं आया, बल्कि उसने अपना फ़ोन निकाला और हमारा वीडियो बनाने लगा। वह कार की विंडो के पास आया, अपना कैमरा मेरी तरफ पॉइंट किया और बोला कि देखो, यही वह बेवकूफ़ है जो हाईवे पर बदतमीजी से गाड़ी चला रहा था। मेरी कार को पीछे से हिट किया और फिर भागने की कोशिश कर रहा था। अब मैंने इसे मज़ा चखा दिया है। सच में उसकी नज़रों में मैं ही विलन था। मैंने अपनी विंडो नीचे की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने मेरे बाल पकड़े और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह चिल्लाया कि हॉर्न बजाता है, एक्सीडेंट करके भागता है, आज तेरा पाला मुझसे पड़ा है। मैं तुझे बता दूं कि मैं तुम जैसे बेवकूफ़ों पर कभी रहम नहीं खाता। मैं कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, क्योंकि वह अपने फ़ोन से लगातार मेरे मुंह पर मार रहा था। वह मारता जा रहा था और गालियां देता जा रहा था कि और कर मेरी कार को हिट और भाग यहाँ से, और बजा दूसरों पर हॉर्न। दर्द के मारे मैंने मुंह से खून की एक उल्टी कर दी। तब जाकर उसका ध्यान पीछे बैठी मेरी वाइफ और बच्चे पर गया। उसने ठंडे लहजे में कहा कि अच्छा, तो पूरी फैमिली यहाँ है। जब तू पागलों की तरह गाड़ी चला रहा था तो क्या तेरे घर वालों ने तुझे मरने से मना नहीं किया था? उसने अपने हाथ पैर फैलाए और हमें बचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। वह साइड में पड़ी एक चट्टान पर जाकर बैठ गया और आराम से बोला कि ठीक है, अब तू हर जाने के पैसे देने के लिए तैयार रह। मैंने फिर से खून थूका और बहुत कमज़ोर आवाज़ में कहा कि मेरे ब्रेक बहुत पहले ही फेल हो गए थे। मैंने हॉर्न तुझे हटाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए बजाया था क्योंकि मुझे डर था कि मैं तुझसे टकरा ना जाऊं, लेकिन तू हटा नहीं, और मुझे डराने के लिए पैनिक ब्रेक लगा दिए। वह लापरवाही से हंसा और बोला कि अच्छा, तेरे ब्रेक पहले या बाद में ख़राब नहीं हुए, ठीक उसी वक्त ख़राब हुए जब तूने मेरी कार को पीछे से हिट किया। मैं समझ गया कि उससे कुछ भी कहना बेकार था। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कोई इंसान जानबूझकर तमाशा खड़ा करना चाहता है तो आपके सारे सही रीजंस भी उसके लिए सिर्फ एक बहाना बन जाते हैं। अब मुझे सिर्फ अपनी वाइफ और बच्चे की सेफ्टी की फिक्र थी जो बैक सीट पर थे, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि कार के बोनेट से धुआं निकलना शुरू हो गया था। मुझे डर था कि कहीं कार में आग न लग जाए। मैंने पूरी ताकत से अपने पैर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन डैशबोर्ड ने मेरे पैरों को बहुत बुरी तरह जकड़ रखा था। मेरे पैरों में चोट नहीं थी, बस प्रॉब्लम यह थी कि मैं उन्हें खींच नहीं पा रहा था। मैंने सीट को पीछे एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे ठीक पीछे बच्चे की सेफ्टी सीट लगी हुई थी जिसने मेरी सीट को ब्लॉक कर दिया था। अगर मैं सीट को और पीछे करता तो वह सीधे मेरी बेटी के ऊपर दबाव डालती। वह व्हाइट कार का ड्राइवर मुझे इस तरह छटपटाते हुए देख रहा था। वह जोर से हंसा और बोला कि अब देख अपनी हालत, पहले तो बड़ा हवा में उड़ रहा था। मैं गुस्से में चिल्लाया कि क्या तुम पहले एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो? मेरी वाइफ और बच्चा कार के अंदर हैं। उसने अपने कंधे उचकाए जैसे वह बहुत मासूम हो और बोला कि मरते हैं तो मरने दे, वह तेरी वाइफ और बच्चा है, मेरा नहीं। उसने फिर से अपना फोन निकाला और मेरा वीडियो बनाते हुए बोला कि देखो इस कबाड़ गाड़ी को, इसमें आग लगनी शुरू हो गई है, थोड़ी देर में पूरी फैमिली जलकर मर जाएगी। बदतमीजी से गाड़ी चलाने का यही अंजाम होता है। मेरा गुस्सा और डर सातवें आसमान पर था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी फैमिली सच में यहीं जिंदा जल जाएगी। ठीक उसी वक्त मेरी वाइफ के शरीर में कुछ मूवमेंट हुई। उसने होश खोते हुए मेरी तरफ देखा और बहुत कमजोर आवाज में मुझे पुकारा। उसे होश में देखकर मैं खुश हुआ और चिल्लाया कि सुनो, कार में आग लगने वाली है, तुम बच्चे को लेकर पहले नीचे उतरो। वह बहुत मुश्किल से उठकर बैठी क्योंकि उसके राइट कंधे में वह स्क्रू ड्राइवर आर पार घुसा हुआ था। अब वह सिर्फ अपने लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल करके बेटी की सीट बेल्ट खोल पाई। बहुत मशक्कत के बाद बेल्ट खोलकर उसने घबराहट में मुझसे पूछा कि आप अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? मैंने कहा कि मैं फंस गया हूं, तुम बच्चे को लेकर पहले बाहर निकलो। मेरी वाइफ ने उस वक्त बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने एक हाथ से बेटी को गोदी में लिया, पूरी ताकत से कार का दरवाजा धक्का देकर खोला और आखिरकार बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद वह रोते हुए मुझसे बोली कि प्लीज बाहर निकलिए, कार के फ्रंट हिस्से में आग लग चुकी है। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सब बेकार था। मेरी वाइफ ने गुस्से में उस व्हाइट कार के ड्राइवर से कहा कि क्या तुम अंधे हो? मेरे हस्बैंड अंदर फंसे हैं, तुम उन्हें बचाते क्यों नहीं? उस ड्राइवर ने मेरी वाइफ की तरफ एक नजर देखा और धीरे से मेरी कार के पास आया। उसने अचानक जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे अपने मुंह में दबाया और फिर अपना सिर झुकाकर मेरी जलती हुई कार के बोनेट की आग से उस सिगरेट को जलाया। उसने एक घटिया मुस्कान के साथ कहा कि अगले जन्म में जरा संभल कर गाड़ी चलाना। ये कहकर वह आराम से पीछे मुड़कर जाने लगा। मेरी वाइफ घबरा गई और उसने तुरंत अपनी बेटी को नीचे लिटाया और दौड़कर उस ड्राइवर का हाथ पकड़ लिया कि तुम उन्हें बचाते क्यों नहीं? तुम हमें कितनी बार नुकसान पहुंचाना चाहते हो? उस व्हाइट कार के ड्राइवर ने अचानक मेरी वाइफ के चेहरे पर एक बहुत जोरदार थप्पड़ मारा। मेरी वाइफ जमीन पर गिर पड़ी। उस ड्राइवर ने उसकी तरफ उंगली उठाई और गालियां देते हुए बोला कि तुम जैसे लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। तुम्हारी पूरी फैमिली रोड पर चलने वाले दूसरों के लिए एक मुसीबत है। आज अगर मैं इसे बचा भी लूं तो न जाने कितने और लोगों को इसकी इस लापरवाही की कीमत चुकानी पड़ेगी।
मेरी वाइफ ने अपना चेहरा पकड़ा और फूट फूट कर रोने लगी कि हमारे ब्रेक सच में फेल हो गए थे, तुमने जानबूझकर आगे आकर ब्रेक लगाए थे। उस ड्राइवर ने अकड़ कर कहा कि तुम्हारे ब्रेक खराब नहीं हुए हैं, बल्कि तुम लोगों का इंसानियत का तरीका ही खराब है। अपनी वाइफ को इस तरह पिटते देखकर मेरे अंदर नफरत की आग भड़क उठी। उस वक्त मेरी वाइफ फिर से मुझे बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ने लगी। मैंने घबरा कर कहा कि मेरी फिक्र मत करो, तुम पहले बच्चे को संभालो। अब चूंकि बेटी कार में नहीं थी, मुझे इस बात का डर नहीं था कि सीट पीछे करने से उसे चोट लगेगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से सीट को पीछे की तरफ धक्का दिया। बच्चे की सेफ्टी सीट और मेरी ड्राइवर सीट आपस में टकराकर टूट गई, जिससे मेरे पैरों को निकलने के लिए थोड़ी जगह मिल गई। वह व्हाइट कार का ड्राइवर अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अचानक अपना पैर उठाया और जमीन पर गिरी मेरी वाइफ के फेस पर एक जोरदार लात मारी। वह चिल्लाया कि अगर तुम लोगों ने पहले पागलों की तरह हॉर्न न बजाया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से है जो लगातार हॉर्न बजाते हैं। उसी समय मेरे पैर आखिरकार आजाद हो गए और कार में आग बहुत तेजी से फैल चुकी थी। मुझे भयानक गर्मी और जलन महसूस हो रही थी, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से कार से बाहर निकलने में कामयाब रहा। उस व्हाइट कार के ड्राइवर ने मुझे इस तरह जख्मी हालत में देखा तो वह ठहाके मारकर हंसा कि मुझे तो हंसी आ रही है तुझ पर, ओ जानवर, अब आगे से कभी ऐसी गाड़ी चलाएगा। मैं हाँफते हुए उसकी तरफ बढ़ा। वह बड़े घमंड से बोला कि तुझे एक बात बता दूं, थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है, तेरे ऊपर एक्सीडेंट करके भागने का केस दर्ज होगा। अब तू जेल जाने के लिए तैयार हो जा, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और नीचे बैठकर अपनी बेटी की हालत चेक करने लगा। मेरी बेटी की आंखों में आंसू थे और चेहरा खून से सना था, लेकिन उस वक्त वह रो नहीं रही थी। मुझे पास आते देखकर उसने अचानक अपने दोनों छोटे हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए, जैसे वह मुझसे गले मिलना चाहती हो और दिलासा चाहती हो। ये नज़ारा मेरे लिए उसके रोने की आवाज़ से भी ज्यादा दर्दनाक था। ठीक उसी वक्त वहां से गुजर रही एक और कार हमारे पास आकर रुकी। उस ड्राइवर ने हमसे पूछा कि क्या सब ठीक है, क्या किसी मदद की ज़रूरत है। मैंने बहुत एहसानमंद होकर कहा कि प्लीज़ भाई, मेरी वाइफ और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा दो। उस दूसरे ड्राइवर ने बिना देर किए कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें ले जाइए। लेकिन वह व्हाइट कार का ड्राइवर अभी भी मुझे गालियां दे रहा था और उस दूसरे ड्राइवर से बोला कि अरे भाई, इसकी मदद मत करो, यह पूरी फैमिली बदतमीज़ है, अगर तुमने इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया तो ये वहां से भाग जाएंगे। मैंने ठंडे लहजे में कहा कि मैं इस गाड़ी में नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं रुक रहा हूं। मैंने खुद से वादा किया था कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं इस जानवर की खाल उधेड़ दूंगा, लेकिन मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैं अपनी वाइफ और बच्चे के सामने कोई तमाशा या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था। वह बाद में आने वाला ड्राइवर एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने मेरी वाइफ और बच्चे को अपनी कार में बिठाया। मैंने उसे दिल से थैंक यू कहा और रिक्वेस्ट की कि इन्हें पास के सबसे नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए। मेरी वाइफ ने कार की विंडो नीचे की और घबराकर मुझसे कुछ कहा। मैंने बहुत प्यार से कहा कि मैं यहाँ सब कुछ सॉर्ट आउट करके आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। मेरी वाइफ ने रोते हुए अपना सिर हिलाया। मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। पहले जब भी कोई बात होती थी, मेरी वाइफ हमेशा मुझे शांत रहने की सलाह देती थी, लेकिन आज उसने मुझे एक ऐसा आर्डर दिया जो उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं दिया था। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा कि ठीक है। उनकी कार वहां से निकल गई और मैं उस कार को दूर जाते हुए देखता रहा। फिर मैंने पीछे मुड़कर उस व्हाइट कार के ड्राइवर की तरफ देखा। वह अभी भी अपने फ़ोन से मेरा वीडियो बना रहा था और कैमरे में बोल रहा था कि सुना तुम सब ने, ये अभी भी मुझे मारने की धमकी दे रहा है। इसे अब तक समझ नहीं आया कि गलती इसकी है। ये मुझे डराने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल करना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता कि आज के इस टाइम में लोगों को क्या बीमारी है कि कुछ भी हो जाए तुरंत फ़ोन निकालकर वीडियो बनाने लगते हैं। क्या उन्हें लगता है कि जिसके हाथ में फ़ोन है वही सच बोल रहा है? मैं उस व्हाइट कार के ड्राइवर की तरफ बढ़ने लगा। वह एक घटिया मुस्कान के साथ मुझसे बोला कि मुझे छू कर तो देख, मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं यहीं ज़मीन पर लेट जाऊंगा और पुलिस केस कर दूंगा। मैंने उससे पूछा कि तुम हाईवे पर ओवरटेकिंग लेन में 70 की स्पीड पर गाड़ी क्यों चला रहे थे? उसने इरिटेट होकर कहा कि क्या यह तेरे बाप का रास्ता है? इस वक्त तूने मेरी कार को पीछे से हिट किया है और भागने की कोशिश की है। वैसे भी मैं अपनी कार बदलकर मर्सिडीज लेना चाहता था, तो जल्दी से मुझ पर हाथ उठा। अब ज्यादा बकवास मत कर। मैंने अपना फ़ोन निकालकर उसकी तरफ फेंका। वह बोला कि यह क्या है, क्या अब फ़ोन से मुझे मारेगा? मैंने कहा कि इस फ़ोन में मेरी और पुलिस की कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है। जिस वक्त हमारी पहली टक्कर हुई थी, मेरे ब्रेक उसी वक्त फेल हो चुके थे। मैंने पुलिस से मदद मांगी थी। उस व्हाइट कार के ड्राइवर ने जैसे ही मेरे फ़ोन की स्क्रीन देखी, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मैंने कहा कि मैंने एक्सीडेंट करके भागने की कोशिश नहीं की है। इसके अपोजिट तुमने रोड पर लगातार मेरी कार से रेस लगाई, जानबूझकर पैनिक ब्रेक लगाए और हमारी कार पर चीज़ें फेंकी। तुम अच्छी तरह जानते थे कि इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ये सीधे सीधे डेंजरस ड्राइविंग और जानबूझकर चोट पहुंचाने का क्रिमिनल केस है। क्या तुम जानते हो, तुम्हें इसके लिए जेल जाना पड़ेगा। वह यकीन नहीं कर पा रहा था और उसने मेरा फ़ोन अपने हाथ में लेकर बहुत हैरान होकर देखा। मैं उसके ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा तो उसने घबराकर अपना थूक निगला
और बोला कि भाई शायद कोई गलत फहमी हुई है। उस वक्त मेरी कार के ब्रेक में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। मैंने अपना सिर हिलाया और कहा कि तुम अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ अब बर्बाद होने वाली है। उसी पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। डर के मारे उसके हाथ से सिगरेट छूटकर गिर गई और वह तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। लेकिन वह रेलिंग के अंदर झाड़ियों और पेड़ों वाला हिस्सा था। भला वह वहां कितनी तेजी से भाग पाता। वह लड़खड़ाया और लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन तब तक मैं उसके पीछे पहुंच गया और मैंने उसके बाल पकड़कर उसे खींच लिया। मैंने ठंडे लहजे में कहा कि तुमने ड्राइविंग लाइसेंस तो ले लिया ना। लगातार हॉर्न बजाने का मतलब सिर्फ बदतमीजी नहीं होता, उसका एक और मतलब भी होता है। हॉर्न का इस्तेमाल दूसरों को वार्न करने के लिए किया जाता है, और आज मैं तेरे इस कान को हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। अगर तुझे हॉर्न की आवाज सुनना इतना ही नापसंद है तो बेहतर होगा कि तेरे पास कान ही न रहे। मैंने उसका सिर जमीन पर दबा दिया। वह पागलों की तरह खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। ये कहते ही मैंने उसका सिर पकड़ा और कार की विंडो पर बहुत जोर से दे मारा। आखिरकार वह बिल्कुल कमजोर पड़ गया, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मुझसे भीख मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक उसी समय मुझे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। मैं नीचे बैठा, उसकी गिरी हुई सिगरेट उठाई और उसे जला लिया। मैं उन झाड़ियों के बीच एक पेड़ के तने से टेक लगाकर बैठ गया और पुलिस की गाड़ियों की आवाज को करीब आते सुनता रहा। तभी मेरे फोन की रिंगटोन बजी। मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ मेरी वाइफ की आवाज थी। उसने कहा कि हस्बैंड, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। मैंने बहुत राहत की सांस ली और धीमी आवाज में पूछा कि क्या तुम और बच्चा दोनों ठीक हो। उसने कहा कि एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कुछ सुनाती हूँ। फोन के दूसरी तरफ थोड़ा शोर था। मैंने सुना कि मेरी वाइफ हमारी बेटी को एनकरेज कर रही थी कि बेटा एक बार फिर से बोलो, जैसे अब भी बोला था, बिल्कुल वैसे ही एक बार फिर बोलो। तभी मुझे फोन में से एक बहुत ही प्यारी और मासूम सी आवाज सुनाई दी। उसने बहुत धीरे से कहा, पापा। उस पल मेरी आंखों में आंसू आ गए और मेरे सब्र का बांध टूट गया। सच तो यह है कि मैं काफी देर से रोना चाहता था। मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत पैनिक था, लेकिन मैंने अपनी पूरी फीलिंग्स को दबा कर रखा था और खुद को संभाल रहा था। लेकिन उस पल मैं खुद को और नहीं रोक पाया और जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह आवाज बहुत ही मासूम थी। उसने बहुत ही हिचकिचाते हुए पुकारा था, लेकिन आखिरकार मैंने अपनी बेटी के मुंह से पापा शब्द सुन लिया था। मेरी वाइफ ने पूछा कि क्या पुलिस आ गई है, क्या तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, और क्या तुमने उस ड्राइवर को मारा। मैंने कहा हाँ। तुम फिक्र मत करो, यह कहकर मैंने फोन काट दिया। आखिरकार पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस की गाड़ियां हमारे पास आकर रुकी। वहां का नजारा देखकर वे सब भी हैरान रह गए। एक पुलिस वाले ने खुद को रोक नहीं पाया और बोला कि तुम्हारी कार के ब्रेक फेल हुए थे ना, तो फिर यह जगह एक्सीडेंट वाली कम और लड़ाई का मैदान ज्यादा क्यों लग रही है। वह व्हाइट कार का ड्राइवर जमीन पर लेटा रो रहा था कि पुलिस वाले साहब मुझे बचाइए। मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और कहा कि आई एम सॉरी, मैं सच में खुद को रोक नहीं पाया। मैं पुलिस की गाड़ी में बैठ गया और मुझे पुलिस स्टेशन ले जाया गया। पुलिस ने मुझे बताया कि उन्होंने आगे के सारे एग्जिट पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए थे और पुलिस की गाड़ियां हमारी मदद के लिए भेज दी थीं। बस उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमारे बीच रास्ते में ही यह सब हो जाएगा। ये तो अच्छा हुआ कि पुलिस दोनों तरफ से हमें ढूंढ रही थी, इसलिए वे टाइम पर पहुंच गए। मेरी वाइफ सेफली हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। माँ और बच्ची दोनों पूरी तरह ठीक थे। खासकर जो स्क्रू ड्राइवर मेरी वाइफ के कंधे के आर पार हो गया था। अच्छी बात यह रही कि उसने किसी इंपॉर्टेंट नर्व या हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। वह व्हाइट कार का ड्राइवर बहुत घमंडी था। हॉस्पिटल में इलाज मिलने के बाद उसने पुलिस से जोर देकर कहा कि वह मुझसे इस बात का बहुत बड़ा हर्जाना वसूलेगा। दुनियादारी समझने वाले लोग जानते हैं कि वह सिर्फ मुझसे से ज्यादा पैसे ऐंठना चाहता था, इसलिए मैंने भी उसकी इच्छा पूरी कर दी। मैंने पुलिस से साफ कह दिया कि कोई बात नहीं सर, जो भी लीगल फैसला हो आप कीजिए, मैं इस इंसान को एक भी रुपया एक्स्ट्रा कंपटीशन नहीं दूंगा। जब मैंने अपना यह स्टैंड क्लियर कर दिया तो उस व्हाइट कार के ड्राइवर की फैमिली में खलबली मच गई। उन्होंने मुझसे बातचीत और समझौते के लिए कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर बार मना कर दिया। आखिरकार वह ड्राइवर घबरा गया और उसने खुद प्रपोजल भेजा कि दोनों पार्टियां आपस में समझौता कर लेते हैं। न कोई किसी को पैसे देगा, न कोई किसी पर केस करेगा। लेकिन अफसोस कि मैंने इस समझौते को भी रिजेक्ट कर दिया। मेरा इरादा बिल्कुल साफ था कि चलो दोनों साथ में जेल चलेंगे, वहां एक दूसरे का साथ रहेगा। उस ड्राइवर की फैमिली ने बहुत परेशान होकर मुझसे पूछा कि आप समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या जेल जाना कोई बहुत सम्मान की बात है। सच कहूं तो इसके पीछे कोई बड़ा रीजन नहीं था। बस बात इतनी सी थी कि मैं एक छोटी सी फैक्ट्री का ओनर हूं। भले ही मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन अगर मैं जेल भी चला जाऊं तो मेरी फैक्ट्री बंद नहीं होगी, वह चलती रहेगी। लेकिन उस व्हाइट कार के ड्राइवर की सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। मुझे पता चला था कि वह एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर था। इस केस के बाद अब उसके पास कुछ नहीं बचने वाला था। कोई भी कंपनी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले इंसान को सीनियर मैनेजर की जॉब क्यों देगी। उसकी नौकरी भी चली गई और उसका फ्यूचर भी बर्बाद हो गया। आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया।
उस व्हाइट कार के ड्राइवर को जानबूझकर चोट पहुंचाने, डेंजरस ड्राइविंग और रोड एक्सीडेंट का दोषी पाया गया और उसे 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई। यह रिजल्ट मेरे लिए बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। मुझे पहले से ही पता था कि कोर्ट उसे बहुत सख्त सजा सुनाएगी और इसी बात का फायदा उठाकर मैंने उसे उस वक्त पीटा था। मैंने उसके दोनों कंधे तोड़ दिए थे और उसका एक कान भी जला दिया था। मुझे मालूम था कि इस सिचुएशन में मेरे लिए जो सबसे बड़ी सजा हो सकती थी वह उतनी भारी नहीं होगी जितनी उसकी बर्बादी होगी। मैं जानता था कि डेंजरस ड्राइविंग की ड्राइविंग की सजा बहुत कम होती है जब तक कि कोई बड़ा एक्सीडेंट या मौत ना हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो ड्राइवर की हरकत चाहे जितनी भी घटिया हो, उसे सिर्फ कुछ समय के लिए कस्टडी में रखा जाता है। यहाँ तक कि उस पर जो एक्सीडेंट का केस बना वह इसीलिए नहीं था कि उसने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसलिए था क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने उसे इस पूरे एक्सीडेंट का जिम्मेदार माना था और वह डेंजरस ड्राइविंग में इन्वॉल्व था। इंश्योरेंस कंपनी ने भी क्लेम देने से साफ मना कर दिया। मेरी कार का जो नुकसान हुआ था वह 3 लाख से ज़्यादा का था। उसके पास यह पैसे चुकाने की हैसियत नहीं थी, इसलिए उसकी सजा में एक्सीडेंट का यह क्रिमिनल केस भी जुड़ गया। इसके कंपैरिजन में शायद मुझे और भी सख्त सजा मिल सकती थी, लेकिन कोर्ट ने इस बात को कंसीडर किया कि उस वक्त मेरी वाइफ और बच्चे की जान बहुत बड़े खतरे में थी। आखिरकार कोर्ट ने मुझे भी 3 साल की सजा सुनाई, जो मेरे लिए ठीक था। जेल में रहकर मैं अपनी वाइफ को लेटर लिख सकता हूँ और मेरी वाइफ मेरी बेटी को लेकर मुझसे मिलने भी आ सकती है। वह लेटर्स में मुझसे पूछती है कि फैक्ट्री के ऑन ऑर्डर्स और काम को कैसे मैनेज करना है और मैं उसे जेल से ही सारे इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। मेरे बिजनेस पार्टनर्स को जब इस पूरी बात का पता चला तो उन्होंने मेरी वाइफ के जरिए मुझे मैसेज भिजवाया कि मैं बिल्कुल फिक्र न करूँ, वे सब मिलकर हमारी फैक्ट्री के सारे ऑन ऑर्डर्स का अच्छे से ध्यान रखेंगे। भले ही मैं इस वक्त जेल में हूँ, लेकिन मेरी फैमिली की लाइफ पर इसका कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। बस मैं अपनी वाइफ और बच्चे को बहुत मिस करता हूँ। जब मेरी वाइफ मुझसे जेल में मिलने आई तो उसने बताया कि उस व्हाइट कार के ड्राइवर की हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसकी कंपनी ने उसे बिना किसी कंपटीशन या सैलरी के तुरंत नौकरी से निकाल दिया है। बैंक का लोन न चुका पाने के कारण उनका घर भी बिक चुका है और वह एक ही झटके में सड़क पर आ गया है। चूंकि कोर्ट ने उसे पूरे एक्सीडेंट का दोषी माना था, इसलिए उसकी फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। वैसे भी हाईवे की रेलिंग के नुकसान की भरपाई करना कोई छोटी रकम नहीं होती। सुनने में आया है, को कहना है कि अब उसकी वाइफ और बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए हैं और वह बिल्कुल अकेला रह गया है। उसके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय एक बहुत बड़े कर्ज के। ये सब सुनने के बाद मैं बस मुस्कुराया। मैंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम जेल में मेरे अच्छे बिहेवियर और जल्दी बाहर आने का वेट करना, मेरा इंतजार करना। उसने बहुत प्यार से कहा कि मैं आपका वेट करूंगी। जेल के अंदर मेरा बिहेवियर काफी अच्छा रहा। 2 साल और 10 महीने के बाद मैं जेल से रिहा हो गया। मेरे जेल से बाहर आने वाले दिन मेरी वाइफ और बेटी मुझे रिसीव करने आए थे। पिछले 2 सालों से भी ज्यादा समय से मेरी वाइफ लगातार हमारी बेटी को मेरी फोटोज दिखाती आ रही थी और उसे पापा बोलना सिखा रही थी, इसलिए बेटी के लिए मैं बिल्कुल भी अजनबी नहीं था। उसने जैसे ही मुझे देखा वह दौड़कर मेरी तरफ आई और अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे पुकारने लगी। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया, उसके गाल पर एक बहुत प्यारा सा किस किया और धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारे पापा वापस आ गए हैं। मैंने पीछे मुड़कर अपनी वाइफ से पूछा कि मेरे बिना इन दिनों तुम्हें किसी ने परेशान तो नहीं किया ना? उसने मुस्कुराकर कहा कि आपकी यह कहानी इतनी फेमस हो चुकी है कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई मुझे परेशान करने की। उसने आगे बताया कि वैसे उस व्हाइट कार के ड्राइवर को भी जेल से रिलीज कर दिया गया है। मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? मेरी वाइफ ने कहा कि उसने सुसाइड कर लिया, उसके पास कुछ नहीं बचा था और वह इस लाइफ को और नहीं जी पाया। मैंने कहा अच्छा, ये सच में बहुत अजीब और हैरान करने वाला है। मैंने अपनी बेटी को गोदी में उठाया और हम कार में बैठ गए। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और बहुत प्यार से कहा कि बेटा एक बार फिर से बोलो ना। मेरी बेटी ने मेरी गोदी में बैठकर बहुत ही स्वीट आवाज में मुझे पुकारा, पापा। मैंने कहा कि कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ,